हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल टेक पावर में। ये दिख रहा है आपको, कल हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट में हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कलर कोडिंग रजिस्टर, और आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम क्या वॉच करेंगे? हम इसमें किरचॉफ करंट ला, किरचॉफ वोल्टेज ला, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जैसे नोड क्या है और पैसिव एलिमेंट क्या है, एक्टिव एलिमेंट क्या है, तो इनके बारे में हम आज जानेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, इसको देख लो। ओम्स लॉ, इसमें क्या होता है? ओम्स लॉ में होता है ताप दाब कांस्टेंट रहता है, ताप दाब स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। इसमें क्या टेम्परेचर दाब, इसमें क्या होगा कौन सा ओम्स लॉ में कि टेम्परेचर प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, यानी ताप दाब आपका कांस्टेंट रहता है। तो अब इसमें देखिए सर्किट बनाते हैं, इसका ड्रा करते हैं। ये कोई वोल्टेज दिया आपका यहाँ पे, ये क्या दिया? ये आपका सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पे आपका क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। ये क्या? सप्लाई करंट, ये सप्लाई करंट दी है। तो इसमें देखिए जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब तो हमारी करंट आएगी ना, मतलब जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तभी तो करंट आएगी हमारी, आई प्रोपोर्शनल बी। जब वोल्टेज अप्लाई किया होगा तब तो हमको करंट मिलेगी ना, ही करंट अप्लाई करने से हमको वोल्टेज मिलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि हम करंट अप्लाई कर दें वोल्टेज प्रोपोर्शनल आई, ऐसा तो होगा नहीं कि हम करंट भी अप्लाई करते हैं हमको वोल्टेज मिलेगा, नहीं होगा ना, क्योंकि हम करंट अप्लाई करेंगे तब हमारा वोल्टेज मिलेगा। तो ये वाला टर्म सही रहेगा आपका इसमें। और इसको प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, इसमें आर आ जाएगा यहाँ पे। इसमें आ जाएगा आई बराबर बी अपॉन आर, यहां से ये बन जाएगा आपका ये फॉर्मूला। क्योंकि रेजिस्टेंस ये इन प्रोपोर्शनल हटाएंगे ना, यहाँ से प्रोपोर्शनल जैसे हट जाएगा यहाँ से, तो हमको इसकी जगह आर मिल जाएगा हमें। तो आई बराबर बी अपॉन आर यहाँ से आ जाएगा फॉर्मूला। अब देखिए वोल्टेज ड्रॉप के टर्म में देखिए क्या होता है कि जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा? यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, तो क्या होगा कि जब हमको करंट मिलेगी तभी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज मिलने से वोल्टेज ड्रॉप तो होगा नहीं अप्लाई वोल्टेज से। तो जब हमको करंट मिलेगी इसमें कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा बी प्रोपोर्शनल आई आ जाएगा। क्यों? जब हमारी यहाँ पे करंट मिलेगी ना, करंट मिलेगी तब तुमको वोल्टेज ड्रॉप होगा, कि आई और आर मिल जाएंगे तब वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, जब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आर आ जाएगा। तो बी बराबर आई आर, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपको। तो स्टूडेंट ये रहा ओम करना। और मेन चीज क्या इसमें कि आपको ये पॉइंट ताप दाब स्थिर है, ये इतना याद रखना, और ये फॉर्मूला इतना याद रखना आपको, बस बाकी इसमें कुछ नहीं है ज्यादा विशेष। ये फॉर्मूला आपको वैसे पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा तो वैसे भी आपको याद होगा, बट एक बार इसको देख लो यहाँ पे। अब देखते हैं एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स होता है सक्रिय तत्व, हिंदी में सक्रिय तत्व, इसको सक्रिय तत्व बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये एक्टिव एलिमेंट्स वे एलिमेंट होते हैं जिनके पास खुद का सोर्स होता है और ये दूसरे को एनर्जी अपनी डिलीवर करते हैं। मतलब खुद का सोर्स होगा, ये क्या करते हैं? दूसरे को एनर्जी डिलीवर करते हैं, उसको एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो यानी लिख सकते हैं, यानी वह तत्व
जो ऊर्जा देने में सक्षम होते हैं, यानी जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, डिलीवर करते हैं, उसको हम एक्टिव एलिमेंट्स बोल देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका आ जाएगा कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये आ जाएंगे एग्जाम्पल में। तो लिख सकते हो बे एलिमेंट जो एनर्जी देने में सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल स्वतंत्र धारा स्रोत, स्वतंत्र वोल्टेज सोर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा स्वतंत्र धारा सोर्स, स्वतंत्र वोल्टेज सोर्स। अब देखिए यहाँ पे पैसिव एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ से ये हो गया आपका पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय तत्व क्या बोलते हैं? निष्क्रिय तत्व बोलते हैं इसको। इसकी मात्रा इसको यहाँ चढ़ा लो, जिससे आप हिंदी में इसलिए लिखा रहा हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप है। बट दिक्कत क्या है कि हम किताब की भाषा में नहीं लिख रहे हैं, हम जो अपनी लैंग्वेज में वो लिख रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पैसिव एलिमेंट निष्क्रिय तत्व लिख सकते हो। बे एलिमेंट जो एनर्जी देने में सक्षम नहीं होते हैं बस। तो वे एलिमेंट जो एनर्जी देने में सक्षम नहीं होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट इसका यूज कर सकते हैं, देख सकते हो, लेकिन इसका उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल में आ जाए आपका RLC, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। ये क्या है? ये पैसिव एलिमेंट्स हैं। तो आपका यहाँ से एक्टिव एलिमेंट्स हो गया और ये पैसिव एलिमेंट्स हो गया। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक एक नंबर में। डायरेक्शनल क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल क्या होता है? वे एलिमेंट जो किसी सर्किट में एक ही दिशा में कार्य करते हैं, उनको यूनिडायरेक्शनल बोल देते हैं। वे एलिमेंट लिख सकते हैं, वे एलिमेंट जो किसी सर्किट में एक दिशा में कार्य करते हैं, क्या वे एलिमेंट जो किसी एक दिशा में कार्य करते हैं, क्या हो गया? यूनिडायरेक्शनल हो गया। देखिए क्या हो एग्जाम्पल, यूनिडायरेक्शनल क्या होगा? डायोड हो जाएगा आपका यहाँ पे, डायोड, ट्रांजिस्टर, यानी एक ही दिशा में कार्य करते हैं। डायोड भी आपका एक यूनिडायरेक्शनल होता है, ट्रांजिस्टर भी आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। और वाई डायरेक्शनल देखिए,
बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स, यानी बाई डायरेक्शनल एलिमेंट बोल सकते हैं, बाई तत्व बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एलिमेंट यहाँ भी लिख लेना एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यानी बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स और डायरेक्शनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। अभी आपने देखा यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट्स, अब देखेंगे बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स। किसी सर्किट में दोनों दिशा में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, को बाई डायरेक्शनल एलिमेंट कहते हैं। वे एलिमेंट जो किसी सर्किट में दोनों दिशाओं में कार्य करते हैं, एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, दोनों दिशाओं में कार्य करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। जैसे आर एल सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो ये हो गया आप यहां से आपका नोड। जब किसी सर्किट में दो या दो से अधिक एलिमेंट जुड़े होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स, और वहां पे करंट का डिवाइड होता है, तो जिस पॉइंट में जुड़े होते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। से जब किसी सर्किट में दो या दो से अधिक पैसिव एलिमेंट जुड़ते हों और करंट डिवाइड होती हो, जिस पॉइंट में डिवाइड होती हो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, नोड कहते हैं। किसी सर्किट में जब दो या दो से अधिक पैसिव एलिमेंट जुड़ते हैं और करंट डिवाइड होती है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम नोड बोल देते हैं। इसको समझ लीजिए यहाँ से कि एक पैसिव एलिमेंट ये हो गया आपका, जिसको आर बोलते हैं, और एक पैसिव एलिमेंट ये हो गया आपका, और एक पैसिव एलिमेंट आपका ये हो गया, जैसे मतलब आपका R1, R2 और R3 है ना। तो अब यहाँ से हम करंट देंगे, यहाँ से मतलब करंट जाएगी, तो यहाँ से करंट जाएगी ना, तो करंट सेम तो जाएगी नहीं, करंट यहाँ डिवाइड करंट बढ़ गई ना, ये सेम करंट बढ़ जाएगी आपको। तो जो यहाँ पे नोड मिलेगा उसको क्या बोलते हैं हम उसको, सॉरी यहाँ जो पॉइंट मिलेगा उसको बोलते हैं नोड। ये नोड हो जाएगा ये पॉइंट, इसको नोड बोल देते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला देखते हैं, ब्रांच, शाखा। ब्रांच, शाखा, अब इसको देखते हैं। दो नोडों के कनेक्टिंग पाथ को हम ब्रांच बोल देते हैं। जैसे लिख सकते हैं दो नोडों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं, या कोई रेखा, कोई लाइन होती ना, दो नोडों को जोड़ने वाली रेखा को ब्रांच कहते हैं, या लाइन को ब्रांच कहते हैं। तो एक नोड आपका ये हो जाएगा और एक नोड ये हो जाएगा, ये भी एन, ये भी एन।
इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आपका पूरा क्या बन रहा है, ये ब्रांच बन जाएगी आपकी। एक नोड ये हो गया आपका और एक नोड ये हो गया। जब दोनों नोड जोड़ेंगे तो ये ब्रांच बन जाएगी आपकी। नोड ब्रांच। अब देख लिए लूप क्या होता है। लूप, लूप किसको बोलते हैं? लूप मीन्स होता पाथ। लूप उसको बोलते हैं जब किसी ऐसा बंद पाथ या ऐसा सर्किट जिसमें एक एक्टिव एलिमेंट होता है और एक पैसिव एलिमेंट होता है, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पैसिव एलिमेंट्स। एक ये जरूर नहीं कि एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसको बंद पाथ को हम क्या बोल देते हैं? हम उसको बोल देते हैं लूप बोल देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे बंद पाथ में जुड़े एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट बंद पाथ में, पाथ से निकले इसको, बंद पाथ में जुड़े एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट को लूप कहते हैं। लूप, लूप कहते हैं। कोई बंद पाथ उसमें एक्टिव एलिमेंट है और पैसिव एलिमेंट, तो उसको क्या बोल देंगे? हम लूप बोल देंगे। अब देखिए आप इसे एग्जांपल देख लेते हैं ऊपर। ये कोई पैसिव एलिमेंट लगा, यहाँ पे एक पैसिव एलिमेंट लगा देंगे, हम इसको बंद कर देंगे। ये R1 मान लो, ये R2 हो गया और ये एक्टिव एलिमेंट है, ये दे दिया। तो ये जो पाथ मिला ना हमको, इस पाथ को हम लूप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लूप। क्योंकि इसमें एक्टिव एलिमेंट्स ये हो जाएगा और पैसिव एलिमेंट हमारे ये हो जाएंगे। तो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट जो मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लूप बोल देते हैं। किरचॉफ करंट लॉ देखते हैं। KCL, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट KCL, इसमें क्या होता है? किसी जंक्शन से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और जंक्शन में किसी जंक्शन में आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और जंक्शन से बाहर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? इसको होता बराबर होता है। तो इसमें देख सकते हैं डेफिनेशन, किसी नोड पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, गणितीय योग और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है, बराबर होता है। किसी नोड पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? बराबर होता है। इसमें देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कोई नोड हो गया, यहाँ से कोई धारा जा रही है, ये नोड मान लो। तो ये धारा जैसे I1 ये धारा बाहर जा रही है, I2 भी धारा आपकी बाहर जा रही है, अब I3 धारा आपकी अंदर जाएगी और I4 धारा क्या जाएगी? अंदर जाएगी और I4 धारा क्या जाएगी? आपकी बाहर जाएगी, I5। तो ये कैसे निकाल लेंगे? मतलब जो धारा अंदर आ रही है, जो बाहर जा रही है, इसको लगा देखिए
तो जो धारा अंदर कौन कौन जा रही है, I1 अंदर जा रही है और I4 अंदर जा रही है। तो I1 प्लस I4 इक्वल टू क्या जाएगा आपका फिर बाहर, I3 प्लस I5 प्लस I2, ये हो जाएगा आपका। जो धारा जंक्शन की ओर आ रही है, जंक्शन से बाहर जा रही है। अब इसमें एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से कि ये नियम किस पर डिपेंड होता है। ये नियम आवेश संरक्षण पर निर्भर करता है। वो पूछ लिया केवीसीएल का, सॉरी किरचॉफ का जो लॉ है केवीसीएल, वो किस पर डिपेंड करता है, किस संरक्षण पर डिपेंड करता है, तो वो क्या बोलेंगे, आवेश संरक्षण पर। और पूछ लेता है क्वेश्चन एक और पुट कर लेता है केवीएल के लिए, तो किसमें करता है, वो होता है ऊर्जा संरक्षण के लिए। लिख सकते हैं ये नियम नोट्स स्टार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नियम आवेश संरक्षण ये नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कंपटीशन पूछ लेते हैं, एग्जाम पूछा जाता है। यहाँ तक कि नॉन टेक वालों से क्वेश्चन पुट कर लेते हैं दोनों नियम, केसीएल और केवीएल। तो ये नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हो गया ना। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए केसीएल अप्लाई करने के रूल्स कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो उनको ध्यान में रखकर हम सर्किट में केसीएल लागू कर सकते हैं। नंबर 1, नोडों की संख्या ज्ञात करते हैं। नोडों की संख्या ज्ञात करते हैं। पहले देखेंगे सर्किट में कितने नोड हैं और उन नोडों की संख्या ज्ञात करेंगे। नंबर 2, समीकरण की संख्या n-1। हमको समीकरण की संख्या कैसे पता पड़ेगी, जो नोड की संख्या होती है, नोड की संख्या से 1 को लेस कर देंगे तो समीकरण की संख्या हमारी निकल आएगी यहां से। नंबर 3, अगर नोड में वोल्टेज नहीं दिया हो, कहीं नोड मिल रहा आपको, अगर वहां पे वोल्टेज नहीं दिया तो वोल्टेज को आप एज्यूम कर सकते हैं, वहां पे अपने तरीके से मान सकते हैं। नोड में वोल्टेज मान लें, नोड में वोल्टेज मान सकते हैं, ज्ञात कर लें। अब नंबर 4, अगर ब्रांच में कहीं धारा नहीं दी तो अपने धारा को मान सकते हैं। यदि ब्रांच में धारा नहीं दी तो धारा ज्ञात कर सकते हैं, धारा मान सकते हैं। अगर ब्रांच में धारा नहीं दी तो धारा मान सकते हैं। ये इतने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है
और आपको KCL सॉल्व कर देना है। नंबर 1 क्या है, अगर नोड की संख्या पहले काउंट करेंगे नोड कितनी है, फिर इसके बाद समीकरण संख्या काउंट करेंगे। फिर अगर ब्रांच में आपको नोड दिया, अगर वहां पे नोड पे वोल्टेज नहीं दी तो आप वोल्टेज वहां मान सकते हैं। अगर किसी सर्किट में आपको अगर धारा नहीं दी तो धारा मान सकते हैं। हाँ, बट अगर किसी सर्किट में धारा दी है तो उसमें आप कोई मतलब उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, और इसमें वोल्टेज दिया उसमें आप कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अब देखिए इसका एक समझ लीजिए रूल। ये V1 वोल्टेज है और ये V2 वोल्टेज है, इसमें करंट आई जा रही है, आई रेजिस्टेंस R दिया। तो कैसे निकालेंगे, करंट निकालना है सर्किट में, तो I बराबर V1 माइनस V2 अपॉन R1 ये आ जाएगा। अब सर्किट दिया कोई, ये दिया आपको रेजिस्टेंस, ये दिया है, ये R है और ये R2 है, यहाँ V है और ये V है, V1 और V2 दिया, करंट जा रही है आपकी। तो इसमें हम करंट निकालना है तो क्या निकालेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन, ये दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, R1 प्लस R2 ये हो जाएगा। अब एक देखिए और यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे 0 वोल्टेज है, यहाँ पे V1 वोल्टेज B वोल्टेज ले लो, करंट जा रही है I, रेजिस्टेंस R दिया है, तो I बराबर क्या हो जाएगा V, 0 से 0 कोई मतलब नहीं माइनस का, R आ जाएगा। अब एक और देख लीजिए इसमें, जैसे यहाँ पे V हो जाएगा V1 रेजिस्टेंस दिया और यहाँ माइनस के V2 हो जाएगा, ये R दिया, यहाँ पे आपको करंट फाइंड आउट करना है। तो I बराबर क्या आ जाएगा, ये V1, ये हम V1 माइनस V2 करते थे, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस V2 अपॉन R ये आ जाएगा। ऐसे हम करंट निकाल सकते हैं सर्किट में। ये नियम, ये नियम, ये नियम, ये नियम, इनको याद रखना, ये रूल्स थोड़ा इनमें डालने हैं कि नहीं है। अब देखिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल KCL का। ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम रेजिस्टेंस दिया है। यहाँ पे करंट हमको I करंट निकालना है, ये वाली करंट निकालना है इस साइकिल में। और हमको देखो ये वोल्टेज ये दिया और वोल्टेज हमको ये 100 वोल्टेज मान लो। वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, बस थोड़ा वैल्यू ऐसी ली जाती है जिससे इजीली छोड़ जाए, आपको जल्दी पता पड़ जाए कि हाँ सॉल्व कैसा होता है, यानी कैलकुलेशन इजी रहे, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। अब देखिए ये ओम है, तो अब हमें यहाँ पे करंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे करंट तो दे रखी उन्होंने इस ब्रांच में, बट हमें इस ब्रांच में करंट उन्होंने नहीं दे रखी। तो मैंने बोला जिस ब्रांच में करंट नहीं उसको हम मान सकते हैं, तो हम करंट मान लेंगे यहाँ से, यहाँ हम करंट मान लेंगे I1 और यहाँ तो करंट मान लेंगे I2 और कैपिटल I हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए नोड हमको कहाँ मिल रहा है, नोड हमारा ये मिल रहा है। तो मैंने बोला जहाँ पे नोड मिलता है अगर वहाँ पे वोल्टेज नहीं तो उस वोल्टेज को हम मान सकते हैं। तो मैंने बोला ना 2 या 2 से अधिक पैसिव एलिमेंट जहाँ मिलते हो उस पॉइंट में और करंट डिवाइड होती हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, नोड। तो हमने इसको B1 मान लिया नोड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं सर्किट। देखिए तो हमें I1 करंट फाइंड आउट करना है, तो I1
इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना वोल्टेज दिया 200 वोल्ट माइनस कितना दिया V1, सॉरी रुक जाओ पहले सही से इसको फाइंड करने दो। इसमें देखो ये नोड पे कौन कौन सी करंट आ रही है, एक I2 करंट आ रही है और एक I1 करंट आ रही है, और I डैश करंट, I जो कैपिटल I करंट है क्या है, ये नोड से बाहर जा रही है, ये नोड से बाहर जा रही है। I1 करंट यहाँ पे आ रही है और I2 करंट भी यहाँ से आ रही है, और ये नोड से I कैपिटल क्या बाहर जा रही है। तो कैसे निकालेंगे इसको, I1 प्लस I2 इक्वल टू I1, सॉरी कैपिटल I। ये तो नियम था कि नोड पर आने वाली करंट और इक्वल नोड से बाहर जाने वाली करंट। अब देखिए तो इसमें ये वाला वैल्यू निकालते हैं I1 की। वोल्टेज कितना दिया हमारा, यहाँ से देख लिए 200 वोल्टेज दिया, 200 माइनस क्या जाएगा V1। रेजिस्टेंस कितना दिया हमको 5 हमारा ये आ गया। अब देखिए हमको क्या निकालना I2 करंट, यहाँ देखिए वोल्टेज कितना दिया प्लस लगा देंगे 100, और यहाँ से कितना हमको क्या करना, हमको V1 माइनस कर देंगे V1। अब क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कितना दिया 5 दिया, हम कर लेंगे यहाँ पे इक्वल। अब कैपिटल I बराबर वोल्टेज कितना दिया V1, वोल्टेज कितना है यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज 0 ले लें कोई दिक्कत नहीं, तो वोल्टेज V1 हो गया, यहाँ पे 0 कर सकते हैं आप। अपॉन कितना आएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस 5, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा नीचे पे। 200 माइनस V1 प्लस 100 माइनस V1 5 इक्वल टू V1 अपॉन 5, ये हुआ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे बहुत इजीली सॉल्व करके बता रहे हैं आप लोगों को, कोई नहीं कर पा रहा तो समझ लो एक बार। इसका ये एलसीएम आ जाएगा हमारा, तो कितने बचेगा यहाँ पे 200 माइनस V1 प्लस 100 माइनस V1, और इक्वल टू कितना जाएगा V1 अपॉन 5। ये 5 से 5 कट जाएगा, अब कितना हो जाएगा आपका ये कितना 100 300, ये उस साइड जाएगा ना, ये माइनस माइनस तो प्लस में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 300 इक्वल टू 3V1, ये हो गया। तो V1 कितना आ जाएगा, V1 इक्वल टू 300 अपॉन 3 कितना आ जाएगा, तो V1 100, यानी V1 वोल्टेज हमारा कितना मिल गया, हमको 100 मिल गया। ये V1 वोल्टेज हमको 100 मिल गया। अब हमको करंट क्या निकालनी थी, हमको ये करंट निकालनी थी I1 करंट निकालनी थी, पहले आपसे बोल दिया था इसको निकालना हमको। तो कैसे निकालेंगे, देखिए I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 अपॉन 5, ये निकलेगा। तो V1 के वैल्यू आई निकल आई ना 100, तो 100 यहाँ पुट कर देंगे, 100 अपॉन 5 कितना आ जाएगा ये, तो 20 आ जाएगा, यानी 20 एम्पीयर हमारी करंट निकल आएगी। कैपिटल I करंट है ना 20 एम्पीयर आ गई। ऐसे इजीली आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो सर्किट को। आज इतने रहने दो, कल न्यूमेरिकल और कराएंगे, कल आपका KVL बताएंगे, आज KCL हो गया कंप्लीट। तो स्टूडेंट इसको वॉच कीजिएगा और कमेंट और शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट में आप नीचे बताइएगा हमको, जिससे आपको हम समझा सकें दोबारा।